Good morning, students. Welcome to the class of economics. Open page number 236, Indian economic development. Our topic for today is informalization. Informalization मतलब formalization का opposite. Formal sector वो होता है जो regularly employed करता है लोगों को, और informal sector वो होता है जिसके अंदर रेगुलर वर्कर्स कम होते हैं, उसके अंदर रेगुलर वर्कर 10 से कम होते हैं, और फॉर्मल सेक्टर के अंदर 10 से ज्यादा रेगुलर वर्कर होते हैं. एम्प्लॉयमेंट में बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट एंड इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट. फॉर्मल सेक्टर रेफर्स टू ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी. इट इंक्लूड्स ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक एंटरप्राइजेस एंड प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट्स which hire 10 or more workers. Those working in the original sector are called formal workers. जो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं, और ऑर्गेनाइज सेक्टर यानी कि फॉर्मल सेक्टर होता है जो हमारे सारे गवर्नमेंट के ऑफिसेज, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, पब्लिक एंटरप्राइजेस और प्राइवेट एंटरप्राइजेस जिनके अंदर 10 से ज्यादा रेगुलर वर्कर काम करते हैं, उसको हम बोलते हैं फॉर्मल सेक्टर, और उसमें काम करने वाले वर्कर्स को बोलते हैं हम फॉर्मल वर्कर्स. सेकेंड है इनफॉर्मल सेक्टर. इनफॉर्मल सेक्टर रेफर्स टू अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी. It includes all such private enterprises which hire less than 10 workers besides farming and self-employment ventures. एक तो फार्मिंग और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी कि प्राइमरी सेक्टर इनफॉर्मल सेक्टर कहलाता है. उसके अलावा जितनी भी प्राइवेट एंटरप्राइजेज हैं जिनके अंदर लेस देन 10 पीपल वर्क कर रहे हैं, वो भी इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर आएगा. जो भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में यानी कि इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं वो सारे इनफॉर्मल वर्कर कहलाते हैं. फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, द अंडरलाइंग डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर और बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इज दैट वर्कर्स इन द फॉर्मल सेक्टर आर एंटाइटल्ड टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स सच एज ग्रेच्युटी, पेंशन, प्रोविडेंट फंड, व्हाइल वर्कर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर आर नॉट. इन दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि फॉर्मल सेक्टर के अंदर जो पीपल होते हैं उनकी सिक्योरिटी रहती है, उनको रिटायरमेंट के बाद पेंशन, ग्रेच्युटी और प्रोविडेंट फंड वगैरह मिलता है, मगर इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसा कुछ भी अरेंजमेंट नहीं होता है. While economic interest of the worker in formal sector is protected through various labor laws, there are hardly any protective laws for the informal sector other than Minimum Wages Act. फॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स के लिए लेबर लॉज हैं बहुत सारे, जबकि इनफॉर्मल सेक्टर के लिए सिर्फ एक एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट, जिसके अंदर एक मजदूर की मिनिमम मजदूरी क्या होनी चाहिए वो बताया गया है. थर्ड, टू प्रोटेक्ट देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, वर्कर्स इन द फॉर्मल सेक्टर कैन फॉर्म ट्रेड यूनियन. नो सच यूनियंस एग्जिस्ट इन द इनफॉर्मल सेक्टर. इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो फॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स हैं वो ट्रेड यूनियंस बनाते हैं, उनकी एक अपनी अलग इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है, मगर जो इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स होते हैं उनका कोई ऐसा यूनियन नहीं होता. दे आर प्रोन टू मोर एक्सप्लॉयटेशन. इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स आर हाईली vulnerable to uncertainties of the market. Well, vulnerable मतलब they are weak and they are exposed to the uncertainties. They are hired when the market sentiments are good and are fired when there is economic slowdown. तो जब जरूरत होती है तो उनको काम पे रख लिया जाता है, तब जरूरत नहीं होती है तो उनको हटा दिया जाता है. फॉर्मल वर्कर्स वर्क इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, इनफॉर्मल वर्कर्स वर्क इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. फॉर्मल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड टू सोशल सिक्योरिटी, पीएफ, ग्रेच्युटी, पेंशन. Informal workers are not entitled to social security benefits. Formal workers can form trade unions, while informal workers cannot form trade unions. Formal workers are protected by various labor laws against uncertainties of the market. There are many labor laws as we studied before. But for informal workers, they remain unprotected by labor laws and are therefore highly vulnerable to uncertainties of the market. जो भी लेबर लॉज हैं वो इनफॉर्मल वर्कर्स को कवर नहीं करते हैं. सो फॉर्मल वर्कर्स आर रेगुलर वर्कर्स, इनफॉर्मल वर्कर्स आर डेली वेजर्स. Uncertainty of employment is always a lingering threat to the informal workers. An informal worker is more likely to be casual as well. Informalization leads to casualization.
इनफॉर्मलाइजेशन से ही कैजुअलाइजेशन बढ़ता है। Informalization of workforce is defined as a situation when percentage of workforce in the formal sector tends to decline and that in the informal sector tends to rise. Informalization का मतलब है फॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स की संख्या कम होना और इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स का बढ़ना। In accordance with socialistic pattern of society as a central goal of development planning launched in 1951, formal sector employment should have risen and informal sector employment should have declined over time. So according to socialistic pattern of society, which was our criteria in 1951 after independence, we adopted socialistic pattern of society. But instead, informal sector risen, but formal sector did not rise. Alas, बहुत दुख की बात है, just the opposite has happened. इंडियन इकोनॉमी में बिल्कुल उल्टा हुआ, इनफॉर्मल सेक्टर तो इंक्रीज हो गया और फॉर्मल सेक्टर डिक्रीज हो गया। एंड इट हैज हैपेंड नॉट एक्सीडेंटली, ऐसा कोई अचानक नहीं हुआ, बट एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द स्ट्रेटेजी ऑफ डेवलपमेंट सिंस 1991। मगर 1991 के बाद जो हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई उसके कारण ऐसा ज्यादा हुआ। ए सीरीज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर लॉन्च्ड इन 1991 विद लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन as their key elements. Consequently, there is a significant transformation from a controlled economy to market economy. पहले हमारी controlled economy टाइप थी, जो मार्केट इकोनॉमी बन गई, उस कारण भी कैजुअल वर्कर्स इंक्रीज हुए। बिकॉज क्यों इंक्रीज हुए? क्योंकि आफ्टर प्राइवेटाइजेशन मेनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मेनी स्मॉल एंटरप्राइजेज वर अलाउड टू बी ओपन। बहुत छोटी छोटी जो एंटरप्राइजेज होती हैं उनमें जितने भी लोग वर्कर काम करेंगे वो सारे इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर ही कहलाएंगे। एंड इन दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट ड्रिफ्ट टुवर्ड्स इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कर्स। मार्केट इकोनॉमी एंड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कर्स परहैप्स आर स्ट्रांगली कोरिलेटेड टू ईच अदर। जो मार्केट इकोनॉमी होती है, प्राइवेट इकोनॉमी जिनके अंदर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वहां पर इनफॉर्मलाइजेशन भी ज्यादा होता है। इनफॉर्मलाइजेशन इज ड्राइवन बाय द फोर्सेज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड इन द लेबर मार्केट। तो कितने लोग इनफॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयड होंगे, वो लेबर सप्लाई और डिमांड से, लेबर मार्केट की सप्लाई और डिमांड से चलता है। प्रेजेंटली फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट कम्स टू नियरली 10% ऑफ द टोटल। आज के टाइम पर टोटल एम्प्लॉयमेंट का सिर्फ 10% फॉर्मल सेक्टर है, जबकि 90% वर्कर्स इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं। दिस पॉइंट्स टू ग्रोइंग वल्नरेबिलिटी ऑफ द वर्कफोर्स टू अनसर्टेनिटीज ऑफ द मार्केट इकोनॉमी। So workers are more prone to vulnerability. A staggering number of 40 crore workers working in informal or unorganized sector of the economy points to growing vulnerability of the workforce to uncertainties of the market. जो 40 करोड़ वर्कर्स हैं इनफॉर्मल सेक्टर में या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, उसके कारण उनकी वल्नरेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है अनसर्टेनिटीज के कारण। लिटिल वंडर दैट इनफॉर्मलाइजेशन लीड्स टू पॉवर्टी। इनफॉर्मलाइजेशन से गरीबी आती है एंड देयरफॉर टू फ्रेगमेंटेशन ऑफ सोशल हार्मोनी। और जब गरीबी ज्यादा होती है लोगों में, दे क्रिएट सोशल अनरेस्ट और उससे सोशल हार्मनी खत्म हो जाती है। क्लोजर ऑफ टेक्सटाइल मिल्स इन अहमदाबाद, नियरली 1,50,000 वर्कर्स and the consequent riots are a testimony to this assertion. So we can look at the example of Ahmedabad, where employment to 1,50,000 workers were closed, and as a consequence riots were happened and many people died. According to one study, when mill workers were rendered unemployed, their families took to casual jobs. जब जो मिल वर्कर्स हैं वो अनएम्प्लॉयड हो गए तो उनकी फैमिली कैजुअल जॉब्स करने लगी। एंड मैनी ऑफ देम इवन टुक टू सुसाइड। बहुत सारे लोगों ने उसमें सुसाइड कर लिया एज द अल्टीमेट सॉल्यूशन टू देयर हार्डशिप। सो दीज आर द रीजंस एंड दीज आर द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज रूरल एंड अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। स्टडीइंग रूरल एंड अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, we may focus on the following classification of unemployment in India. Rural unemployment is classified into disguised unemployment and seasonal unemployment, and urban unemployment may be classified into industrial unemployment and educated unemployment. तो आपको रूरल अनएम्प्लॉयमेंट दो तरह का मिलेगा। बहुत से उसमें लोग आपको डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयमेंट मिलेंगे,
जो कि काम करते हुए दिख रहे हैं मगर एक्चुअली में उनका कोई काम नहीं है। और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जो जब खेती का सीजन नहीं होता तो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट आपको दो तरह का मिलेगा, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि जब इंडस्ट्रीज क्लोज हो जाती है, और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट जो कि पढ़े लिखे लोग हैं उनको उनके अनुसार काम नहीं मिल रहा है। इन व्हाट फॉलोज वी ऑफर अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन of the various types of rural and urban unemployment. Rural unemployment is dominated by disguised and seasonal unemployment. Disguised unemployment occurs when the number of workers engaged in a job is much more than actually required to accomplish it. तो जितने लोग काम कर रहे हैं उससे ज्यादा लोग वहां पर लगे हुए हैं, इसका मतलब होता है disguised unemployment. If some of them are withdrawn, टोटल प्रोडक्शन विल नॉट फॉल। और इसकी पहचान ये है कि अगर आप कुछ वर्कर्स को हटा लें वहां से और फिर भी टोटल प्रोडक्शन कम नहीं हो रहा है, इसका मतलब जिनको हटाया वो डिस्गाइजली अनएम्प्लॉयड थे। इफ जस्ट 2 persons आर रिक्वायर्ड टू कल्टीवेट ए फार्म, अगर एक खेत पे सिर्फ 2 जनों की जरूरत है मेजरिंग 1 hectare, बट एक्चुअली 5 persons आर एंगेज, देन 3 persons आर डिस्गाइजली अनएम्प्लॉयड। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज रैम्पेंट इन इंडियन एग्रीकल्चर, और सबसे ज्यादा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट आपको एग्रीकल्चर में देखने को मिलेगा। द प्रिंसिपल कॉजेज आर एज अंडर, ऑन अकाउंट ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम, फार्मिंग फैमिलीज कंटिन्यू टू वर्क ऑन फैमिली लैंड। जॉइंट फैमिली सिस्टम के कारण एक ही जमीन पर पूरी फैमिली खेती करती है। नो मैटर द एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर्स फार एक्सीड्स द रिक्वायर्ड नंबर, तो जितने जनों की जरूरत होती है उससे ज्यादा लोग वहां पर काम कर रहे होते हैं। पर पर्सन होल्डिंग साइज कंटिन्यूज टू श्रिंक विद द एक्सपेंशन ऑफ द फैमिली साइज। पर पर्सन जब फैमिली का बंटवारा होता है फैमिली साइज बढ़ता जाता है, जमीनें बढ़ती नहीं है, इंप्लाइंग ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, तो उसके कारण भी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड एग्रीकल्चर कंपेल्स द पीपल टू वर्क ऑन फैमिली फार्म्स। जॉब अपॉर्चुनिटीज की कमी के कारण जो आउटसाइड एग्रीकल्चर काम कर रहे हैं, आउटसाइड एग्रीकल्चर जॉब अपॉर्चुनिटीज की कमी है, इस कारण पीपल को फैमिली फार्म्स पर ही डिपेंडेंट होना पड़ता है। इट फर्दर इंक्रीजेस द पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इट अकर सिंपली बिकॉज एग्रीकल्चर इज ए सीजनल ऑक्यूपेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया, ड्यूरिंग ऑफ सीजन जब खेती का टाइम नहीं होता, ऑफन द फार्म वर्कर्स आर आउट ऑफ जॉब, जो किसान होते हैं वो बेरोजगार हो जाते हैं। दे हैव नॉट नो वर्क टू डू। The volume of seasonal unemployment depends upon the conditions and methods of cultivation in different states. तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरह का आपको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा, बिकॉज सब जगह का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर और क्लाइमेट अलग अलग है, और वहाँ की जो जमीन की फर्टिलिटी है वो भी अलग है। इरिगेशन फैसिलिटीज वगैरह भी सब जगह अपने अपने हिसाब से होती हैं। तो हर स्टेट्स का अपना एक सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो आप देखने को मिल सकता है आपको। इट इज एस्टिमेटेड दैट ए फार्मर हु ग्रोज 1 crop in a year usually remain unemployed for 5 to 7 months। अगर एक खेत में किसान सिर्फ एक ही फसल करता है पूरे साल भर में, तो फसल तो 5-6 मंथ्स में तैयार हो जाती है, उसके अलावा जो 5-6 मंथ्स बचेंगे वो उसके लिए अनएम्प्लॉयमेंट ही रहेगा। इन रूरल एरियाज बिसाइड्स एग्रीकल्चर देयर आर मेनी अदर सीजनल एक्टिविटीज लाइक शुगर केन क्रशिंग, ब्रिक क्लिंस, ईंटें बनाना और गन्ने का रस निकालना। वर्कर्स एंगेज इन दीज एक्टिविटीज रिमेन ऑक्यूपाइड फॉर ए फ्यू मंथ्स इन ए ईयर। तो ये काम करने वाले लोग भी कुछ मंथ्स के लिए एम्प्लॉयड रहते हैं, क्योंकि जो शुगर केन आप देखते हैं सिर्फ गर्मियों के टाइम पर ही आता है, और कुछ ये जो काम है दूसरे ये भी कुछ समय के लिए उनको मिल पाते हैं। रेस्ट ऑफ द पीरियड दे रिमेन अनएम्प्लॉयड, बाकी पीरियड के लिए वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट प्रिविलेंट इन एग्रीकल्चर एलोन। सिर्फ एग्रीकल्चर में ही आपको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को नहीं मिलेगा, आपको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस वगैरह में भी ऐसा देखने को मिल सकता है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर। इट इज ऑलमोस्ट रैम्पेंट देयर owing to the heavy pressure of population, joint family system and the lack of vocational avenues outside agriculture। और ऐसा इसलिए ज्यादा हो रहा है क्योंकि एग्रीकल्चर के बाहर उनको कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता। बट इट इज ए फेनोमेनन नॉट कन्फाइंड टू एग्रीकल्चर अलोन। तो ये जो है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये सिर्फ एग्रीकल्चर में नहीं है। हैव ए डीपर लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। आप अगर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में ध्यान से देखें, ज्यादा डीप में जाएं, इट विल नॉट बी सरप्राइजिंग टू फाइंड लॉट्स ऑफ पर्सन आइडलिंग ऑल द टाइम। आपको वहां पर भी बहुत सारे लोग आइडल बैठे हुए, बिना किसी काम के बैठे हुए मिल सकते हैं। इट इज ए पॉइंटर टू द फैक्ट दैट मोर पीपल आर एम्प्लॉयड देन एक्चुअली नीडेड। उसका कारण भी यही है कि वहां पर जितने लोगों की जरूरत नहीं है उससे ज्यादा लोग अपने
लगा रखे हैं। तो जो लोग फालतू बैठे हैं वो एक तरीके से डिस्गाइजली अनएम्प्लॉयड हैं। श्योरली इट इज ए साइन ऑफ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, आप लोग नोट्स बनाइएगा यहाँ तक के। हैव ए गुड डे।